नमस्ते दोस्तों, स्टोरी ब्लॉक्स स्टॉक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16वें BRICS सम्मेलन के लिए रूस दौरा। उनका आगमन पर बहुत शानदार स्वागत हुआ और ये आप मिस्टर मोदी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं। आकाश गूंजे पूछे जहान सारा काज़ाज में मोदी। भारत माता की बाद में मिस्टर मोदी ने मिस्टर पुतिन से मुलाकात की और दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। ये सिर्फ हाथ मिलाने और तस्वीरें खिंचवाने के बारे में नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन, उच्च स्तरीय कूटनीति और कुछ पर्दे के पीछे के नाटक के बारे में है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भारत और चीन। सच कहूं तो ये दोनों हाल ही में अच्छे पड़ोसी नहीं रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी झड़प याद है? हाँ, वो बात अभी भी ताजा है। तब से तनाव बना हुआ है, सैन्य गतिरोध और गर्मा गर्म बयानबाजी आम बात हो गई है। हम बात कर रहे हैं सीमा विवाद, व्यापारिक मतभेद और बहुत सारे भू राजनीतिक दांव पेंच की। यह उस अजीब स्थिति की तरह है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लिफ्ट में फंस जाते हैं जिससे आपका झगड़ा हुआ हो, सिवाय इसके कि इस लिफ्ट की सवारी में परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र शामिल हैं। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। मोदी के रूस के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले कुछ दिलचस्प हुआ। भारत और चीन ने थोड़ी बातचीत करने का फैसला किया। वे सीमा पर आक्रामकता कम करने पर सहमत हुए। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। क्या यह सच है? क्या ये दोनों प्रतिद्वंद्वी वास्तव में साथ आने की कोशिश कर रहे हैं?
B21 सम्मेलन में दोनों नेता एक ही मंच साझा कर रहे हैं। सबकी निगाहें मोदी और शी जिनपिंग पर हैं। दुनिया देख रही है, अपनी सांसें थामे हुए, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या हाथ मिलाना रिश्तों में वास्तविक गर्माहट में बदल जाएगा। क्या वे अतीत को भुलाकर सीमा पर शांति लाएंगे, या यह झगड़े के बाद पारिवारिक डिनर से भी ज्यादा अजीब होगा। भारत और चीन के बीच अभी भी गहरे मुद्दे हैं, लेकिन यह तथ्य कि वे बात कर रहे हैं एक बड़ी बात है। यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष चीजों को नियंत्रण से बाहर जाने के जोखिमों को समझते हैं। तो हम इस मोदी-शी मुलाकात से क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर, यह संभावना नहीं है कि वे अपनी सभी समस्याओं को रातों रात हल कर लेंगे, लेकिन तनाव कम करने की दिशा में छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। इसे ऐसे समझें, अगर भारत और चीन शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता खोज सकते हैं, तो यह न केवल उनके लिए अच्छा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। एक स्थिर एशिया का अर्थ है एक अधिक स्थिर दुनिया। भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन वे समान आधार भी साझा करते हैं। क्या वे इस अनोखे अवसर का लाभ उठाएंगे? केवल समय ही बताएगा। अब बात करते हैं मोदी और उनके अच्छे दोस्त पुतिन की। हाँ, इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। हम बात कर रहे हैं वर्षों पुराने घनिष्ठ संबंधों, रणनीतिक साझेदारियों और यहां तक कि कुछ गर्मजोशी भरी निजी केमिस्ट्री की। लेकिन यह सिर्फ पुराने दोस्तों के बीच एक आकस्मिक मुलाकात नहीं है। यह मुलाकात यूक्रेन में चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रही है। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। मोदी कूटनीतिक रूप से बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं। एक तरफ भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध हैं। वे दशकों से सहयोगी रहे हैं और रूस भारत को हथियारों और ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। दूसरी ओर भारत क्वाड का भी सदस्य है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रणनीतिक वार्ता, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले के रूप में देखा जाता है। तो मोदी एक कठिन परिस्थिति में हैं। वह रूस को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन वह पश्चिम के साथ भारत के संबंधों को भी खतरे में नहीं डालना चाहते। और फिर दुनिया में शांति की चाहत का एक छोटा सा मामला भी है। पुतिन को कही गई मोदी की अब प्रसिद्ध पंक्ति याद है, यह युद्ध का युग नहीं है। वो सिर्फ एक जुमला नहीं था दोस्तों, यह एक स्पष्ट संकेत था कि भारत रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए भी यूक्रेन में युद्ध को ठीक नहीं मानता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी अपने प्रभाव का इस्तेमाल पुतिन को शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाने के लिए कर सकते हैं? क्या वह रूसी नेता के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाकर संचार के चैनल खोल सकते हैं और इस विनाशकारी संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं? भारत ने यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। उन्होंने यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र में रूस के कार्यों की निंदा करने से परहेज किया है। इस दृष्टिकोण की कुछ हलकों से आलोचना हुई है, लेकिन यह भारत की अनूठी स्थिति और मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित भूमिका को भी उजागर करता है। क्या मोदी कोई कूटनीतिक चमत्कार कर सकते हैं? मुझे कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि मोदी का जादू चल सकता है? ठीक है, तीसरे कारण पर चलते हैं। ब्रिक्स अब पहले जैसा नहीं रहा, यह बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स शो की मेरी प्लेलिस्ट जो मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। याद है जब ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह के लिए बस एक संक्षिप्त नाम हुआ करता था? खैर, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो, क्योंकि चीजें अब और दिलचस्प होने वाली हैं। यह कोई साधारण ब्रिक्स सम्मेलन नहीं है दोस्तों, यह एक बड़े विस्तार के बाद पहला सम्मेलन है। हम बात कर रहे हैं 5 नए सदस्यों की: अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। यह सही है, ब्रिक्स अपने समूह में कुछ गंभीर ताकत जोड़ रहा है और यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है। पुराना क्रम बदल रहा है और ब्रिक्स मेज के शीर्ष पर अपनी जगह लेने के लिए तैयार है। तो क्या ब्रिक्स नया नेटो है?
एक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह जहां किसी को किसी बात पर सहमति नहीं होती। ठीक है, शायद नया नेटो नहीं, लेकिन ब्रिक्स निश्चित रूप से वैश्विक मामलों में एक प्रमुख शक्ति बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इन नए सदस्यों के जुड़ने से इसका प्रभाव और बढ़ने वाला है। जरा सोचिए, ब्रिक्स अब दुनिया की आबादी, जीडीपी और प्राकृतिक संसाधनों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ा प्रभाव है और अंदाजा लगाइए कि इस विस्तार के पीछे प्रेरक शक्ति कौन है। आपने सही अनुमान लगाया, भारत। मोदी वैश्विक संस्थानों को बदलते विश्व व्यवस्था के अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए एक मुखर पैरोकार रहे हैं। वह संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, आप जिसका नाम लें, में सुधारों के लिए जोर दे रहे हैं और अब ब्रिक्स के विस्तार के साथ वह अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं। लेकिन यहां ब्रिक्स के बारे में एक बात है, यह केवल अपनी सदस्यता के विस्तार के बारे में नहीं है, यह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के विकल्प की पेशकश करने के बारे में है। यह एक अधिक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के बारे में है, जहां शक्ति अधिक समान रूप से वितरित हो। और फिर हमारे पास चौथा कारण है, मध्य पूर्व। मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जिसे कभी चैन नहीं मिलता। प्राचीन प्रतिद्वंद्विता से लेकर आधुनिक संघर्षों तक यह एक ऐसी जगह है जहां तनाव अधिक रहता है और दांव हमेशा ऊंचे होते हैं। और अब भी चीजें एक बार फिर गर्मा रही हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जारी है। समय समय पर हिंसा भड़कती रहती है जो पूरे क्षेत्र और उसके बाहर सदमे की लहरें भेजती है। गाजा में स्थिति भयावह बनी हुई है और वहां मानवीय संकट इस प्रतीत होने वाले अटूट संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। लेकिन यह सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में नहीं है। मध्य पूर्व गठबंधनों, प्रतिद्वंद्विता और छद्म युद्धों का एक उलझा हुआ जाल है। आपके पास क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ हैं। आपके पास सीरियाई गृहयुद्ध है जो 1 दशक से भी अधिक समय से चल रहा है और जिसने बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा कर दिया है। और आपके पास ISIS जैसे चरमपंथी समूहों का उदय है जो अराजकता और अस्थिरता पर पनपते हैं। तो भारत इस सब में कहां फिट बैठता है? खैर, मध्य पूर्व के साथ भारत का जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। यह कई कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा। भारत मध्य पूर्व से तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। दूसरा, व्यापार और निवेश। इस क्षेत्र के कई देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध हैं। और तीसरा, भारतीय प्रवासी। लाखों भारतीय मध्य पूर्व में रहते हैं और काम करते हैं और अपने परिवारों को महत्वपूर्ण धन भेजते हैं जो उनके घर वापस उनके परिवारों का समर्थन करते हैं। उम्मीद है कि मोदी BRICS सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात करेंगे। यह बैठक कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। दूसरा, भारत और ईरान लंबे समय से रुकी हुई गैस पाइपलाइन परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत को ईरानी गैस भंडार तक पहुंच प्रदान करेगी। और तीसरा, दोनों देश अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंता साझा करते हैं, जहां तालिबान की सत्ता में वापसी ने नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर दी हैं। मोदी के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के आह्वान को दोहराने की संभावना है। तो इन सब बातों को समेटते हुए मोदी की रूस यात्रा क्यों मायने रखती है? यह सिर्फ ब्रिक्स के बारे में नहीं है, यह वैश्विक कूटनीति के भविष्य को आकार देने वाले भारत के बारे में है। चाहे वह चीन के साथ तनाव कम करना हो, यूक्रेन में शांति दूत की भूमिका निभाना हो, BRICS का विस्तार करना हो या मध्य पूर्व को नेविगेट करना हो, मोदी के पास करने के लिए बहुत काम है। क्या आपको लगता है कि मोदी का कूटनीति का खेल इतना मजबूत है कि वह इन सबको संभाल सकें, या वह गेंद को गिरा देंगे? अपने विचार नीचे साझा करें।
और याद रखें, यह सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, यह पूरी दुनिया के देखने के बारे में है। ब्रिक्स अब और कोई दूसरा क्लब नहीं रहा, यह एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी बन रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। और अधिक वैश्विक अंतर्दृष्टि सीधे अपने फीड पर प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।